हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास के अंदर हमने एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर देख लिया था, जिसमें हमने बीटी कॉटन के बारे में देखा और हमने देखा था आरएनए इंटरफेरेंस, जिसके थ्रू टोबैको प्लांट के अंदर आपने रेजिस्टेंस क्रिएट कर दी थी। आज की क्लास में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, विच इज एप्लीकेशन इन मेडिसिन। अगर एप्लीकेशन इन मेडिसिन की बात करूं तो बहुत सारी एप्लीकेशन है बायोटेक्नोलॉजी की मेडिसिन के अंदर। ठीक है, क्योंकि जितने भी ड्रग्स हैं पहले से ज्यादा इंप्रूव हो गए हैं, इसकी वजह से, बायोटेक्नोलॉजी की वजह से। तो बहुत सारी एप्लीकेशंस हो सकती है। हम जिन जिन एप्लीकेशंस पे बात करने वाले हैं वो कौन कौन सी हैं यहाँ पे। जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, मतलब आपने कैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग या बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके इंसुलिन बनाया, पहला टॉपिक ये पढ़ेंगे। देन जीन थेरेपी। उसके बाद इसके अंदर जो लास्ट टॉपिक है हमारा वो क्या है, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, मतलब कैसे आप बॉडी के अंदर फॉरेन मॉलिक्यूल को डिटेक्ट कर सकते हो, बीमारियों का पता कैसे लगा सकते हो, टाइम से पहले भी कैसे पता लगा सकते हो या कम अमाउंट में भी कैसे पता लगा सकते हो, वो हम देखेंगे इस टॉपिक के अंदर। तो जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन सबसे पहला हमारा टॉपिक है। तो इंसुलिन के बारे में पढ़ते हैं जरा। इंसुलिन की अगर बात करें तो इसके बारे में बहुत कुछ आपको पता है। क्या क्या चीजें पता है कि इंसुलिन प्रोटीनेशियस हार्मोन है, मतलब प्रोटीन का बना हुआ है। प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड भी बोलते हैं। ठीक है, और अमीनो एसिड का बना हुआ है, मतलब इसमें जो स्मॉल यूनिट होंगी वो अमीनो एसिड्स रहने वाली है। उसके अलावा इंसुलिन कहाँ से रिलीज होता है, पैनक्रियाज से रिलीज होता है, जो कि एक टाइप का हेटेरोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, हेटेरोक्राइन मतलब एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है। तो इंसुलिन जो है वो पैनक्रियाज से रिलीज होता है, और पैनक्रियाज के कौन से सेल से, बीटा सेल्स। तो बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज, तो पैनक्रियाज के बीटा सेल से, पैनक्रियाज में कुछ सेल्स होते हैं अल्फा बीटा गामा डेल्टा एफ, इन सब सेल्स में से बीटा सेल से इंसुलिन रिलीज होता है। और इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करने में हेल्प करता है, रेगुलेट करता है, मतलब मैं कह सकता हूँ शुगर को। तो शुगर लेवल को रेगुलेट करता है, कम करता है कौन, बॉडी के अंदर, इंसुलिन। और अगर इसकी कमी हो जाए तो एक बीमारी होती है जिसको कहते हैं हम डायबिटीज मेलिटस। ठीक है, नॉर्मल लैंग्वेज में डायबिटीज। ठीक है, जिसको हम शुगर के नाम से भी जानते हैं। तो डायबिटीज हो जाती है। अब डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं, जिनकी बॉडी में इंसुलिन बिल्कुल ही नहीं बन रहा है या बहुत ही ज्यादा कम बन रहा है, उनको क्या करना पड़ता है, इंसुलिन बाहर से देना पड़ता है। और अब इंसुलिन की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है मेडिसिन के अंदर। तो इंसुलिन जो है, पहले जब बायोटेक्नोलॉजी का हमने यूज नहीं किया था, इंसुलिन हम नहीं बना पा रहे थे, तो इंसुलिन हमने कैसे बनाया, हम कैसे निकालते थे इंसुलिन। सो हम पहले क्या करते थे कि जो कैटल्स होते हैं और जो पिग्स होते हैं उनको स्लॉटर, उनको मार के, उनके पैनक्रियाज में से इंसुलिन निकाल के जो है हम यूज कर लेते थे। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या थी कि वो इंसुलिन जो है ह्यूमन का नहीं था। काम तो वो करता था, लेकिन उसके अलावा हमारी बॉडी अगर उसको डिटेक्ट कर लेती थी तो उसके अलावा हमारी बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करती थी, क्योंकि हमारी बॉडी का प्रोटीन नहीं है वो। तो अर्लियर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इंसुलिन, पहले कहां से एक्सट्रैक्ट हो रहा है, पैनक्रियाज ऑफ कैटल्स एंड पिग्स। ठीक है, स्लॉटर करके कैटल्स को और पिग्स को हम निकाल लेते थे। लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या थी, कॉज एलर्जी, एलर्जी हो जाती थी लोगों की, लोगों को इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्सेज दिखते थे। ठीक है, उसके अलावा टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ये भी इम्यूनिटी की रिएक्शंस होने लगती थी, कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स हो जाती थी। तो ये प्रॉब्लम थी इंसुलिन के साथ। अब प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए और कैसे बायोटेक्नोलॉजी ने उसको सॉल्व किया, वो समझने के लिए हमें स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन देखना चाहिए। अगर इंसुलिन के स्ट्रक्चर की बात करें तो अभी बता चुका हूं, प्रोटीनिशियस हार्मोन है, तो ऑब्वियस सी बात है पॉलीपेप्टाइड चेन होगी। यहाँ पे इंसुलिन के अंदर मैं आपको 3 चेन बना के दिखा रहा हूँ। तो 3 चेन बना रहा हूँ, देखो जरा। ठीक है, यहाँ पे मैंने 3 चेन बनाई है, 2 चेन बनाई है मैंने ब्लैक में, और एक चेन जो बनाई है वो क्या बनाई है मैंने, रेड में। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, 2 चेन ब्लैक में और एक चेन क्या है, रेड में। जो ब्लैक वाली चेन है वो क्या है, ए चेन और बी चेन, और जो रेड वाली चेन दिख रही है वो क्या है, सी चेन। ठीक है, तो ए चेन, बी चेन, और जो रेड वाली है वो क्या है, सी चेन। तो इंसुलिन में टोटल कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन दिख रही है आपको, यहां पर 3 चेन दिख रही है। लेकिन ये एक्चुअल में इंसुलिन नहीं है, ये क्या है बेटा, ये है प्रो इंसुलिन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रो इंसुलिन। प्रो इंसुलिन क्या होता है भाई, तो प्रो इंसुलिन क्या होता है, प्रो इंसुलिन का मतलब है आपका वो इंसुलिन जो कि अभी एक्टिव नहीं है, मतलब इंसुलिन बना है, जस्ट बना है, लेकिन अभी एक्टिव नहीं है। तो आपकी बॉडी में, मेरी बॉडी में जब इंसुलिन बनता है
तो वो मैच्योर नहीं होता है, उसको मैच्योर होने के लिए टाइम लगता है। और जो मैच्योर्ड इंसुलिन होता है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर सिर्फ दो चेन्स प्रेजेंट होती है, नेमली ए चेन एंड बी चेन। और ये जो ए चेन और बी चेन है वो किससे जुड़ी होती हैं, वो जुड़ी होती हैं डाइसल्फाइड ब्रिज या फिर आप इसको डाइसल्फाइड बॉन्ड कह सकते हो। तो ये ए चेन और बी चेन किससे जुड़ी हुई है, डाइसल्फाइड बॉन्ड। एक्चुअल में इंसुलिन ये है, ठीक है, एक्चुअल में क्या है, इंसुलिन ये। दोबारा समझो, जब इंसुलिन हमारी बॉडी में बन रहा है तो वो मैच्योर नहीं है, ठीक है। और जो इमैच्योर इंसुलिन है उसको प्रो इंसुलिन कहते हैं। मैंने आपको बताया था किसी भी हार्मोन के आगे प्रो लग जाए तो उसका मतलब वो क्या है, अभी मैच्योर नहीं है, उसको मैच्योर करने की जरूरत है। तो ये जो प्रो इंसुलिन है इसके पास तीन चेन है, ए बी और सी। और जो प्रॉपर इंसुलिन है विच इज मैच्योर्ड, तो मैच्योरेशन के टाइम पे क्या हुआ है, सी चेन हट गई। तो इसका मतलब जब तक सी चेन है आपका इंसुलिन मैच्योर नहीं है। और मैच्योरेशन के टाइम पे जो सी चेन है, जो सी पॉलीपेप्टाइड है, वो क्या हो जाती है, यहां से अलग हो जाती है। तो मैच्योरेशन ऑफ इंसुलिन आपको समझ में आ रहा है, क्या समझ में आया, जब इंसुलिन बना तो एक्टिव नहीं है, मतलब वो मैच्योर नहीं है, उसको मैच्योर करने की जरूरत है, ठीक है। और अगर कोई आपसे पूछे कि इंसुलिन में कितनी चेन है, तो अब आपका आंसर दो नहीं रहेगा, तीन नहीं रहेगा, अब आपका आंसर रहेगा दो, ए और बी। इंसुलिन जो मैच्योर्ड इंसुलिन है उसमें सी चेन तो होती नहीं है क्योंकि सी चेन अलग हो चुकी है, ठीक है। अब टू पॉलीपेप्टाइड चेन्स, अब ये इंसुलिन की बात कर रहा है कि कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन्स प्रेजेंट है, दो, ए और बी, ठीक है। और ये दोनों ही पॉलीपेप्टाइड है, मतलब किसकी बनी होंगी, अमीनो एसिड्स की बनी होंगी। और ए जो है उसमें कितने अमीनो एसिड्स हैं, 21 अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट। और जो बी है उसके अंदर कितने अमीनो एसिड हैं, 30 अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट। तो ए चेन के अंदर 21 अमीनो एसिड, बी चेन के अंदर 30 अमीनो एसिड। पूरे आपके इंसुलिन के स्ट्रक्चर के अंदर कितने अमीनो एसिड, 51 अमीनो एसिड, 51 अमीनो एसिड प्रेजेंट है। और दो चेन्स आपस में कौन से बॉन्ड से जुड़ी हुई हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड कह लो या डाइसल्फाइड ब्रिज कह लो, ठीक है, क्योंकि दो चेन्स को ब्रिज करके जोड़ रहा है एक दूसरे से। अब वो क्या लिखा हुआ है, चेन्स आर, मतलब ए और बी चेन्स आर इंटरलिंक्ड बाय डाइसल्फाइड ब्रिजेस। किससे जुड़ी हुई है एक दूसरे से, वो डाइसल्फाइड ब्रिजेस से। इन ह्यूमंस इंसुलिन सिंथेसाइज एज प्रो इंसुलिन, मतलब आपका मैच्योर नहीं है, प्रो इंसुलिन की फॉर्म में आपका बन रहा है वो, ठीक है। तो प्रो इंसुलिन का मतलब इमेच्योर है जब बना है। प्रो इंसुलिन कंसिस्ट एन एक्स्ट्रा सी पेप्टाइड, प्रो इंसुलिन के पास क्या होती है, एक एक्स्ट्रा सी पेप्टाइड चेन है। सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर्ड इंसुलिन। इसका मतलब क्या है, सी पेप्टाइड मैच्योर में प्रेजेंट नहीं है, तो कहां गई सी पेप्टाइड, तो सी पेप्टाइड मैच्योरेशन के दौरान ए और बी से अलग हो जाती है। और जैसे ही ए और बी से अलग हो जाएगी आपका इंसुलिन क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन हर वक्त एक्टिव नहीं है। जब सिंथेसिस, जब बना रहा है पैनक्रियाज उसको, तो वो प्रो इंसुलिन की फॉर्म में बना रहा है जिसमें तीन चेन है, ए बी और सी। सी हटा दोगे तो ए बी बचेगी विच इज योर एक्टिव इंसुलिन, ठीक है। अब समझते हैं हमने ये समझ लिया कि पहले इंसुलिन कैसे बनता था, हमने समझ लिया कि इंसुलिन का स्ट्रक्चर क्या है। अब समझते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, जरा समझो। पहले तो आपको समझ में आ रही है कि स्लॉटर पिग्स और उनसे निकाला तो क्या दिक्कत आ रही थी। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया, वो जीन निकाल लिया जो कि प्रो इंसुलिन बना रहा है, और आपने वो इंसुलिन बना दिया, तो जो इंसुलिन बनेगा वो एक्चुअल में कैसा बनेगा, इनएक्टिव होगा, एक्टिव नहीं होगा, क्योंकि मैच्योरेशन ऑफ इंसुलिन कहां होती है, बॉडी के अंदर। और ये जो आपने इंसुलिन बायोटेक्नोलॉजी से बनाया है इसमें सी पेप्टाइड भी होगी। तो आप नॉर्मल रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर सकते हो, मतलब ऑब्वियसली रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज करोगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वो प्रॉब्लम समझो। प्रॉब्लम ये है कि अगर इंसुलिन आपने बना दिया जीन की मदद से तो क्या होगा, तो आपका वो इंसुलिन प्रो इंसुलिन होगा, इंसुलिन नहीं होगा। तो एक कंपनी थी जिसने सक्सेसफुली सबसे पहले इंसुलिन सिंथेसाइज करा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से। कंपनी का नाम है एलाई लिली, ठीक है। एलाई लिली फार्मास्यूटिकल्स अभी भी बहुत मशहूर कंपनी है ये। 1983 के अंदर इसने क्या किया, प्रिपेयर्ड टू डीएनए सीक्वेंसेस। इसने क्या किया, दो अलग अलग डीएनए सीक्वेंसेस बनाए। ये दो अलग अलग डीएनए सीक्वेंसेस क्या करते थे, ये ए चेन और बी चेन को सिंथेसाइज कर सकते हैं। इसने क्या किया, इसने इकोलाई की मदद से ए चेन वाले जीन को एक इकोलाई में डाला, बी चेन वाले जो डीएनए सीक्वेंस है उसको अलग इकोलाई में डाला। दोनों चेन्स को, ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड, दोनों को
इसने अलग अलग सिंथेसाइज करवाया और फिर दोनों के बीच में आर्टिफिशियली क्या करवा दी, डाई सल्फाइड लिंकेज। ठीक है, और अलग से क्या करा दिया, डाइसल्फाइड लिंकेज करा दी। अब क्या हुआ, अब सी पेप्टाइड आने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि आपने ए अलग बनाई, बी अलग बनाई, बाद में दोनों को क्या कर दिया, चिपका दिया। किससे, डाइसल्फाइड लिंकेज से। और ये जो इंसुलिन यहाँ पे बना, ठीक है, इस इंसुलिन का जो है नाम क्या था, क्योंकि ह्यूमन इंसुलिन है तो इसका नाम ह्यूमोलिन, याद रखो, ये नाम पूछा जाता है, ह्यूमन इंसुलिन विच इज ह्यूमोलिन, याद रखना। ठीक है, तो एलाई लिली के बारे में इतना आपको पता होना चाहिए, अमेरिकन कंपनी है वैसे। एलाई लिली 1983 के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से, ऑब्वियसली रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, आरडीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से दो अलग अलग डीएनए सीक्वेंसेस बनाए इन्होंने, दो अलग अलग डीएनए सीक्वेंसेस। एक डीएनए सीक्वेंस ए पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता था, दूसरा बी बनाता था। अलग अलग सेटअप में इन्होंने ए चेन अलग बनाई, बी चेन अलग बनाई। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से। और ये बात आप अच्छे से जानते हो कि कैसे डीएनए को ट्रांसफर किया जाता है, कैसे इकोलाई के अंदर प्रोटीन फॉरेन जीन से फॉरेन प्रोटीन बनाया जाता है। तो ए पेप्टाइड, ए प्रोटीन अलग बनाया, बी प्रोटीन की चेन अलग बनाई, दोनों को अलग अलग बाहर निकालने के बाद डाइसल्फाइड लिंकेज से क्या कर दिया, चिपका दिया। और उसका जो नाम रखा गया वो क्या था, ह्यूमोलिन, मतलब ह्यूमन इंसुलिन। तो इंसुलिन के बारे में इतनी बातें आपको जरूर पता होनी चाहिए कि पहले स्लॉटर से क्या प्रॉब्लम आई, इंसुलिन का स्ट्रक्चर पूछ लिया जाता है। आप एनसीईआरटी वाला स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे। ठीक है, वो जो मैंने बनाया है वही दिख रहा है आपको। प्रो इंसुलिन में 3 चेन दिख रही है और मैचुरेशन के दौरान इंसुलिन अलग हो चुका है और सी पेप्टाइड अलग हो चुकी है आपकी। ठीक है, इसी को हम कहते हैं मैचुरेशन। तो ये सवाल आ जाता है कि मैच्योर्ड इंसुलिन और प्रो इंसुलिन में क्या फर्क है, मैचुरेशन के दौरान ऐसा क्या हो जाता है कि आपका इंसुलिन एक्टिव हो गया। अब बोलोगे सी पेप्टाइड अलग हो जाती है, ए में कितने अमीनो एसिड, बी में कितने अमीनो एसिड, ये क्वेश्चन शायद ना आए। लेकिन दो चेन जो है ए और बी आपस में कौन सी बॉन्डिंग से जुड़ी हुई है, तो डाइसल्फाइड ब्रिजिंग, डाइसल्फाइड आपके बॉन्ड्स। देन आपसे पूछ लिया जाता है एला लीली कंपनी के बारे में, कौन सी कंपनी ने प्रो इंसुलिन बनाया, और सॉरी इंसुलिन बनाया। देन कैसे बनाया, तो आप बताओगे दो डीएनए सीक्वेंसेस बनाए, दोनों को अलग इकोलाई के अंदर डाल के ए पेप्टाइड अलग बनाई, बी पेप्टाइड सेपरेटली बनाई, दोनों को डाइसल्फाइड लिंक करके जो इंसुलिन आया उसका नाम ह्यूमुलिन था। और यूज हो रहा है ये ह्यूमुलिन बहुत ही अच्छे तरीके से। तो ये हो गया इंसुलिन के बारे में। तो फर्स्ट जो टॉपिक था हमारा कवर हो चुका है, विच इज जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। नेक्स्ट जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो क्या है, जीन थेरेपी। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम जीन थेरेपी के बारे में। सो अब देखते हैं जीन थेरेपी के बारे में। जीन थेरेपी की बात करें तो एज द नेम सजेस्ट, जैसे नाम से हमें पता चल रहा है कि जीन की थेरेपी मतलब क्या कर देना, खराब जीन को हटा के उसकी जगह पे क्या कर देना, ठीक वाला जीन लगा देना। ठीक है, तो खराब जीन जो है उसकी जगह पे आपने क्या किया, ठीक वाला जीन इंट्रोड्यूस कर दिया। या फिर किसी की बॉडी के अंदर जीन डिलीट हो चुका है, तो उस डिलीटेड जीन को जो है आपने क्या कर दिया, ठीक कर दिया, वहां पे वो ठीक वाला जीन डाल दिया। तो नाम से ही पता चल रहा है जीन थेरेपी का मतलब कि आप जीन डिफेक्ट को ठीक कर सकते हो, डिफेक्टेड जीन को हटा के ठीक वाला जीन लगा सकते हो। ठीक है, तो हम पहले डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। कलेक्शन ऑफ मेथड, जीन थेरेपी क्या है, कलेक्शन ऑफ मेथड दैट अलाउ करेक्शन ऑफ जीन डिफेक्ट दैट हैज बीन डायग्नोज्ड इन चाइल्ड और एम्ब्रियो। ठीक है, उन्हीं जीन डिफेक्ट को आप क्या कर सकते हो, थोड़ा करेक्ट कर सकते हो, जो कि या तो चाइल्ड बहुत छोटी एज पे पता चले या फिर एम्ब्रियो स्टेज पे पता चले। इसका मतलब आपको आगे और अच्छे समझ में आएगा। अब जीन थेरेपी में होता क्या है, नॉर्मल जीन आर इंसर्टेड इनटू पर्सन टिश्यूज। ठीक है, जो पर्सन टिश्यू मतलब उस इंसान की जो टिश्यू है उसके अंदर आप डालते हो या सेल्स के अंदर डालते हो नॉर्मल जीन को, किसकी जगह पे, डिफेक्टेड जीन पे या फिर डिलीटेड जीन की जगह पे, टू ट्रीट हेरिडिटरी डिफेक्ट्स। ठीक है, जितने भी जेनेटिक डिफेक्ट्स हैं, आपके जीन रिलेटेड डिफेक्ट्स हैं, उनको ठीक किया जा सकता है। ठीक है, तो अगर कोई जीन खराब हो गया है तो एक जीन से होने वाले जो डिफेक्ट्स होते हैं सारे, उन डिफेक्ट्स को आप इस जीन थेरेपी से कुछ हद तक ठीक कर सकते हो। लिमिटेशंस है कुछ इसकी, की कंडीशंस है, उसी कंडीशन पे आप क्या कर सकते हो, कंप्लीटली क्योर कर सकते हो। वो कंडीशन हमें एंड में पता चलेगी। तो ये जीन थेरेपी की डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन हो गया। बहुत ही इजी है, नाम से पता चल रहा है जीन थेरेपी का मतलब आपने क्या किया, आपने जीन को ट्रांसफर कर दिया, ठीक वाले जीन को ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, खराब वाले जीन को रिप्लेस कर दिया, हटा दिया।
तो सिंपल सी बात है। और कैसे किया, वो सारे टूल्स हम पढ़ के आ चुके हैं पिछले चैप्टर के अंदर बायोटेक्नोलॉजी में, कि वेक्टर का यूज किया होगा, ऑब्वियसली हमने एंजाइम्स का यूज किया होगा। वेक्टर कौन कौन से यूज होते हैं, एंजाइम कौन कौन से यूज होते हैं, वो सब हम पढ़ चुके हैं। कट कौन से एंजाइम से लगता है, चिपकता कौन से एंजाइम से है, कौन से सेल के लिए कौन सा वेक्टर ठीक रहेगा, वो सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहले जीन थेरेपी जो है वो कहाँ हुई थी, सबसे पहली क्लिनिकल जीन थेरेपी हुई थी एक 4 साल की गर्ल के अंदर, ठीक है, 4 साल की लड़की के अंदर हुई थी, जिसमें एडीए डेफिशिएंसी थी। किसकी डेफिशिएंसी थी, एडीए। एडीए की फुल फॉर्म क्या होती है, एडिनोसाइन डीएमिनेस। क्या है इसकी फुल फॉर्म, एडिनोसाइन डीएमिनेस। या एडिनोसाइन डीएमिनेस बेटा एक एंजाइम है जो कि किसमें हेल्प करता है, हमारी इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम को काम करने में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है, हमारी बॉडी में जो बोन मैरो है, वो हमें बात पता है क्योंकि हम पढ़ के आ चुके हैं ह्यूमन हेल्थ और इम्यूनिटी के बारे में, हम जानते हैं कि बोन मैरो के सेल्स ही हैं जो कि डिफरेंशिएट करके लिम्फोसाइट बनाते हैं। तो बोन मैरो जो लिम्फोसाइट बनाते हैं, जो कि दो टाइप के हो सकते हैं, बी एंटी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स जिसको ह्यूमरल रिस्पॉन्स भी कहते हैं हम, और टी लिम्फोसाइट सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। तो हमारी बॉडी के जो रिस्पॉन्स है, इम्यूनिटी है, वो क्यों आता है, क्योंकि बोन मैरो के सेल डिफरेंशिएट हो सकते हैं किसके अंदर, अलग अलग टाइप के लिम्फोसाइट के अंदर। अब इस डिफरेंशिएशन में बेटा एंजाइम चाहिए होता है जिसका नाम है एडीए, एडिनोसाइन डी एमिनेस। ये एंजाइम चाहिए आपको बोन मैरो से लिम्फोसाइट को, बोन मैरो को डिफरेंशिएट कराने में, किसमें, लिम्फोसाइट में। अब सोचो इसी एडीए को बनाने वाला जीन डिलीट हो जाए, या उस जीन में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, या ये अब एंजाइम कम प्रोड्यूस हो रहा है बहुत ज्यादा, या प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है, तो इम्यूनिटी खत्म हो जाती है। ऐसा चाइल्ड, ऑब्वियसली जेनेटिक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, मतलब हेरिडिटरी डिफेक्ट है ये, ऐसा चाइल्ड बिना इम्यून सिस्टम के पैदा हुआ है, और ऐसी केस के अंदर सीवियर डेफिशिएंसी हो जाती है किसकी, इम्यून सिस्टम की। इसलिए एडीए की डेफिशिएंसी से होने वाली बीमारी को हम कहते हैं स्किड, एस सी आई डी। एस सी आई डी की फुल फॉर्म क्या है, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। मतलब बहुत ही ज्यादा सीवियर इम्यून डेफिशिएंसी हो जाती है इस इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर, ठीक है, लड़ ही नहीं पाएगी बॉडी किसी से, क्योंकि भाई इम्यून सिस्टम ही डेवलप नहीं हुआ है। ये एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है इम्यून सिस्टम के लिए, ठीक है। तो वही मैंने आगे की 2-4 लाइनों में एक्सप्लेन किया है कि एससीआईडी की फुल फॉर्म, क्योंकि इसी पे सबसे पहले फर्स्ट क्लिनिकल आपका जीन थेरेपी की गई थी, कॉज ड्यू टू डिलीशन ऑफ जीन फॉर एंजाइम एडीए। ठीक है, हो सकता है डिलीशन की वजह से हो जाए, लगभग 25% केसेस के अंदर डिलीशन ऑफ एडीए जीन की वजह से होता है, ठीक है, एडीए की डेफिशिएंसी। बाकी रीजंस भी हो सकते हैं, बाकी जीन के रीजंस भी हो सकते हैं कि जीन डिलीट नहीं हुआ है लेकिन उसका सीक्वेंस चेंज हो गया है, तो कोई अलग टाइप की म्यूटेशन हो गई है, उसमें भी आपका एडीए नहीं बनेगा, एडीए खराब बन सकता है। तो एडीए की डेफिशिएंसी अगर बॉडी में हो रही है तो उस बीमारी को हम कहते हैं एससीआईडी। फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी इन 1990 किसमें हुई, 4 इयर्स ओल्ड गर्ल के अंदर विद एडीए डेफिशिएंसी। अब यहां से पूछ लिया जाता है आपको एडीए का काम क्या है, तो आपको इतना एक्सप्लेन नहीं करना, आपको सिर्फ एक लाइन लिख देनी है कि एडीए इज क्रूशियल फॉर इम्यून सिस्टम। बस वो ये चेक करना चाह रहा है कि आपको ये बात पता है कि नहीं पता है कि इम्यून सिस्टम में बहुत ज्यादा, इम्यून सिस्टम के फंक्शनिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एडी, ठीक है, इतना आपको जरूर पता होना चाहिए। तो एडीए इज क्रूशियल फॉर इम्यून सिस्टम टू फंक्शन, ये पहली बात। अब एडीए की डेफिशिएंसी को ट्रीट करने के, या ऐसे जेनेटिक डिफेक्ट को, या फिर ऐसे एंजाइम रिलेटेड डिफेक्ट को, एंजाइम ही है एडीए, डिफेक्ट को ट्रीट करने के लिए बाकी ट्रीटमेंट्स भी तो होंगे, ठीक है। तो वो देखते हैं उन ट्रीटमेंट्स में क्या प्रॉब्लम है, और ये भी देखेंगे कि जीन थेरेपी में भी थोड़ी बहुत क्या लिमिटेशन है, कब जीन थेरेपी बिल्कुल ढंग से काम करेगी। तो एडीए को ट्रीट करने के लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट, या ऐसी डिसीजेस को ट्रीट करने के लिए आप बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। बोन मैरो जो हो रही है उसी के अंदर कुछ जीन डिफेक्ट है, क्योंकि वही डिफरेंशिएट हो रही है लिम्फोसाइट के अंदर। तो अगर आप बोन मैरो के सेल्स को क्या कर दो, ट्रांसप्लांट कर दो, ठीक है, इस इंडिविजुअल के अंदर, तो जितने भी सेल आपने ट्रांसप्लांट किए हैं वो कुछ जितने दिन तक वो सर्वाइव करेंगे सेल, जितने दिन तक वो लिम्फोसाइट बनाएंगे, तब तक इम्यूनिटी रहेगी उस इंडिविजुअल की। जैसे ही आपके ट्रांसप्लांट किए हुए सेल्स खत्म हो जाएंगे, क्योंकि बेटा सेल्स की एक पर्टिकुलर लाइफ होती है, एक टाइम के बाद वो सेल्स खत्म होने ही होने हैं, क्योंकि सेल्स इमॉर्टल नहीं है, मरना है कभी ना कभी सेल्स को। तो जैसे ही वो खत्म हो जाएंगे, आपकी जो है इम्यूनिटी भी फिर से चली जाएगी। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट लेकिन एक ट्रीटमेंट में हम कंसिडर कर सकते हैं इसको, टेम्परेरी सही लेकिन हाँ ट्रीटमेंट है। एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी का मतलब क्या है कि इस इंडिविजुअल को बार बार जाना पड़ेगा, एंजाइम्स लगवाने पड़ेंगे अपने अंदर, मतलब एडीए की डेफिशिएंसी हो गई ना बॉडी के अंदर, तो एडीए बाहर से डाल दो, ठीक है, हर थोड़े टाइम के बाद। लेकिन इन दोनों ही हम इन दोनों ही ट्रीटमेंट्स को
परमानेंट क्योर कंसिडर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल को बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए जाना पड़ेगा, ठीक है, ब्लड डलवाने के लिए जाना पड़ेगा, बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए या फिर एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी के लिए। तो ये कंप्लीट क्योर नहीं है। जीन थेरेपी एक कंप्लीट क्योर हो सकता है, लेकिन उसकी कंडीशन क्या है जरा वो समझना। अब सबसे पहले जीन थेरेपी में हम करते क्या है, हम क्या करते हैं, जिस भी इंडिविजुअल में जीन थेरेपी करानी है उसके लिम्फोसाइट्स को क्या किया, बॉडी से बाहर निकाला और बाहर ग्रो कराया। और ग्रो कराते समय हमने क्या किया, इनके अंदर एक्सटर्नली एडीए वाला कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंट्रोड्यूस कर दिया। एडीए का जीन हमने क्या कर दिया इसके अंदर, इंट्रोड्यूस कर दिया, जिसको हम जीन थेरेपी भी कहते हैं, मतलब जो ठीक वाला जीन है उसको हमने डाल दिया किसके अंदर, लिम्फोसाइट के अंदर। फिर इस लिम्फोसाइट को हमने वापस कहां डाल दिया, इस पेशेंट की बॉडी के अंदर डाल दिया। तो वो लिम्फोसाइट जितनी भी बार मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी नए लिम्फोसाइट बनाएंगे, वो क्या होने वाले हैं, वो नए लिम्फोसाइट के अंदर भी एडीए का जीन बिल्कुल ठीक होगा। तो एडीए का कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए जो है हमने क्या करा, उसके अंदर डाल दिया। तो एडीए का कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए हमने डाला। अब इस वाले लिम्फोसाइट्स को हमने वापस डाल दिया पेशेंट के अंदर। ये पेशेंट के अंदर जब तक वो लिम्फोसाइट रहेंगे, जब तक एक्टिव रहेंगे, तब तक पेशेंट के अंदर क्या रहेगा, इम्यूनिटी रहेगी। अब एक बार ये अगर ये एक्टिविटी खत्म हुई तो क्या हो जाएगा, फिर से उस इंडिविजुअल के अंदर आपको डालना पड़ेगा किसको, लिम्फोसाइट्स को। तो भाई ये भी क्योर नहीं हुआ। लेकिन लेकिन अगर आप जीन थेरेपी उस स्टेज पे कर दो जिस स्टेज पे बोन मैरो का डेवलपमेंट हो रहा था, मतलब जब बोन मैरो बन रही थी एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर, जब ये इंडिविजुअल एम्ब्रियो था, अगर आप किसी तरीके से पता कर लो कि उस वक्त पे ये बीमारी है, और आप उसके बोन मैरो के सेल्स जो भी 4-5 जितने भी सेल्स थे उसके, उन थोड़े बहुत सेल्स के अंदर आप क्या कर दो, इस जीन थेरेपी को कर दो। तो अब ये बोन मैरो के सेल्स जितने भी सेल्स बनाएंगे आगे जाके, वो सारे क्या बनेंगे, वो सारे के सारे सेल्स क्या होंगे, एडीए का जीन उनमें बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम कहाँ है ये समझो जरा। जैसे जैसे हम जब एम्ब्रियो स्टेज पे होते हैं तो हमारे सेल्स डिफरेंशिएट नहीं हुए होते हैं, नंबर ऑफ सेल्स कम है। हम जब बड़े हो जाते हैं, जैसे जैसे एज बढ़ती रहती है, सेल्स डिफरेंशिएट हो जाते हैं, सेल्स का नंबर बढ़ जाता है। तो हर एक सेल को निकाल के, ये पॉसिबल नहीं है कि आप बॉडी के सारे लिम्फोसाइट्स को निकाल के सबके अंदर जीन थेरेपी करो, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसीलिए अगर आपको एम्ब्रियोनिक स्टेज पे या एटलीस्ट चाइल्ड बहुत ही अर्ली स्टेज पे ये डिफेक्ट पता चल गया है, तब इसका क्योर परमानेंट हो सकता है। अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज पे जीन थेरेपी परमानेंटली क्योर करेगी। जैसे जैसे एज बढ़ती रहती है, ठीक है, ये क्योर तो करेगी लेकिन वो क्योर परमानेंट नहीं कहलाएगा फिर। ठीक है, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ चुके हैं, सेल डिफरेंशिएट हो चुके हैं। कितने सेल के को पकड़ पकड़ के उनके अंदर जीन थेरेपी करते रहोगे। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज पे नंबर ऑफ सेल्स कम। तो एक कंडीशन क्या है जीन थेरेपी की, जीन थेरेपी कंप्लीट परमानेंट क्योर कब करेगी, जब अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज पे डायग्नोस हो चुकी है बीमारी। अगर अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज पे आप डायग्नोस करके जीन थेरेपी कर दो तो बिल्कुल ये क्योर है, क्योर बन जाएगी बहुत सारी बीमारियों के। और जेनेटिक डिसीज का हमारे पास अभी तक कोई परमानेंट क्योर नहीं है। और जीन थेरेपी एक ऐसा रास्ता है जो कि कहीं ना कहीं हमें लेके जाता है जेनेटिक डिसऑर्डर्स को परमानेंटली क्योर करते हुए। लेकिन इसकी कंडीशन है, इसकी लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है, कि अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज पे ही ठीक करेगी, अदरवाइज जैसे जैसे एज बढ़ती रहती है ये परमानेंट क्योर नहीं कहलाया जा सकता। जितने सेल के अंदर आपने जीन रिप्लेस कर दिया वो सेल तो ठीक रहेंगे, लेकिन बॉडी के सारे सेल्स में आप जीन रिप्लेस नहीं कर सकते हो, क्योंकि हमें पता है बॉडी में कितने सेल्स हैं। तो ये बात आपको समझ में आ रही है। तो मैं आपको बता रहा था जीन थेरेपी कैसे काम करती है, समझा दिया है, सिर्फ रीड कर लो। लिम्फोसाइट फ्रॉम ब्लड, किसके, पेशेंट के ब्लड से, आर ग्रोन आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर आपने कल्चर के अंदर ग्रो किया किसको, लिम्फोसाइट को। और ग्रो कराते समय क्या किया, एडिनोसाइन डीएमिनेज एडीए सीडीएनए, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए ऑफ एडिनोसाइन डीएमिनेज को आपने क्या किया, इंट्रोड्यूस कर दिया इनटू द लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट के अंदर डाल दिया। इसी को हम जीन थेरेपी बोलते हैं। यूजिंग विच वेक्टर, रेट्रोवायरस वेक्टर, क्योंकि भाई ह्यूमन के अंदर हो रही है ना एससीआईडी डिसीज, स्किड जो है विच इज ड्यू टू एडीए डेफिशिएंसी, किसमें हो रही है, ह्यूमंस में। और ह्यूमंस में कौन सा वेक्टर यूज होता है, ये आपको पता है पिछले चैप्टर की मदद से, कि रेट्रोवायरस यूज होता है ह्यूमंस के अंदर। रेट्रोवायरस को पहले आप डिसआर्म करते हो, मतलब वो जो नुकसान पहुंचा रहा है उसका वाला जीन आपने हटाया, और अपना फॉरेन जीन जो कि आपका डिजायर्ड जीन है, यहाँ पे एडीए वाला होगा, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए वाला जीन आपने इंट्रोड्यूस कर दिया लिम्फोसाइट के अंदर। उसके बाद क्या किया आपने, दीज लिम्फोसाइट्स आर रिटर्न टू द पेशेंट्स बॉडी। अब इस लिम्फोसाइट को आपने वापस कहां डाल दिया, पेशेंट की बॉडी में। अब ये लिम्फोसाइट जो भी नए सेल्स बनाएंगे वो सेल्स कौन से होंगे,
उन सेल्स में जो जीन होगा एडीए का वो प्रेजेंट होगा। थोड़ी बहुत इम्यूनिटी वापस आ जाएगी उस इंसान में, लेकिन आप बहुत सारे लिम्फोसाइट जब होंगे तो आप इसको कंप्लीटली क्योर नहीं मान सकते हो, क्योंकि हर एक लिम्फोसाइट के अंदर आप ये प्रोसेस नहीं कर सकते हो। ये बात आपको भी समझ में आ रही है, ठीक है। तो जीन थेरेपी के अंदर इतनी बातें पता होना आपको बहुत जरूरी है, ठीक है। जितना मैंने यहाँ पे लिखा है वो सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हुई है। उसके अलावा जीन थेरेपी बाकी बाकी डिसीजेस पे भी ट्राई की गई है, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया, बाकी जो जीन डिसऑर्डर्स हैं उन पे भी ट्राई की गई है, ठीक है। सबसे पहली स्किड थी 4 years old गर्ल में हुई थी, इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन आता है आपका एडी डेफिशिएंसी से, ठीक है। तो जीन थेरेपी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था वो भी हम कवर कर चुके हैं। Now the last and the third topic which is molecular diagnosis, देखते हैं जरा इसके बारे में। अब एप्लीकेशन इन मेडिसिन का लास्ट टॉपिक कर लेते हैं, विच इज मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। अब मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस का मतलब होता है किसी फॉरेन मॉलिक्यूल को, किसी फॉरेन सेल को बॉडी के अंदर डिटेक्ट कर पाना, ठीक है। तो जितने भी टेस्ट होते हैं हमारे पैथोलॉजिकल टेस्ट, वो जनरली मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस ही करते हैं आपके, कि मॉलिक्यूलर लेवल पे आपके सीरम के अंदर, मतलब आपके ब्लड के अंदर और आपके यूरिन के अंदर या आपके स्टूल के अंदर, बॉडी के किसी भी फ्लूइड के अंदर वो या तो बैक्टीरिया टेस्ट कर रहे हैं या वायरस टेस्ट कर रहे हैं या किसी पैथोजन या फिर किसी टॉक्सिन को टेस्ट करते हैं और बताते हैं कि आपको बीमारी ये है कि नहीं है। उसी को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। अब मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस क्यों इतना इंपॉर्टेंट है जरा समझो, और मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस अर्ली स्टेज पे होना क्यों जरूरी है। सोचो कोई ऐसी बीमारी जो कि एक बार ही सिम्टम शो करना शुरू कर दे तो वो क्योर हो ही नहीं सकती है। फॉर एग्जांपल एड्स विच इज ड्यू टू एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। एक बार ही सिम्टम्स आ गए तो कंप्लीट क्योर नहीं कर सकते हो, आप नहीं बचा सकते हो इंडिविजुअल को। तो ऐसी बीमारियों को लेके, और लगभग हर बीमारी, सिर्फ ऐसी ही क्यों, जो क्योर हो भी सकती है अगर वो भी अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट हो जाए, उससे पहले कि हमारी बॉडी में सिम्टम्स दिखें, अगर हम ऐसी बीमारियों को पकड़ सकें, उनको डिटेक्ट कर सकें, तो अर्ली ट्रीटमेंट भी पॉसिबल हो पाएगा और इफेक्टिव ट्रीटमेंट हो पाएगा, और इंसान को सिम्टम्स आएंगे नहीं, वो बीमार होने से पहले ही ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो अर्ली डायग्नोसिस ऑफ डिसीज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट, ठीक है। तो अर्ली डायग्नोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज, और कुछ डिसीज के केसेस में तो अर्ली डायग्नोसिस होगा तो ही डिसीज क्योर हो पाएगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगी। और अर्ली डायग्नोसिस आपके कन्वेंशनल मेथड जो है डायग्नोसिस के, थ्रू कन्वेंशनल मेथड्स ऑफ डायग्नोसिस अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिसीज इज नॉट पॉसिबल। कन्वेंशनल मेथड का मतलब जो मेथड्स बहुत सालों से यूज होते आ रहे हैं, पुराने मेथड। फॉर एग्जांपल योर ब्लड सीरम, ठीक है, आपकी ब्लड में जो आपका प्लाज्मा है वो टेस्ट करना, प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी या पैथोजन का टेस्ट करना, यूरिन का टेस्ट करना, स्टूल टेस्ट करना, या बॉडी का दूसरा फ्लूइड कोई टेस्ट करना। तो वो जो मेथड्स हैं वो आपके कौन से आते हैं, कन्वेंशनल मेथड में। उन मेथड में आप फॉरेन पार्टिकल या फॉरेन सेल को या बैक्टीरिया को या वायरस को तभी डिटेक्ट कर सकते हो जब उसका अमाउंट आपकी बॉडी में एक हद से ज्यादा बढ़ चुका है। तो ये टेस्ट सिर्फ तभी काम आते हैं जब आप बीमार हो चुके हो, डॉक्टर के पास जा चुके हो, सिम्टम्स आपकी बॉडी में दिख रहे हैं। क्योंकि अगर आप रिकॉल करो ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस चैप्टर से, तो सिम्टम्स एक इंक्यूबेशन पीरियड के बाद आते हैं। मतलब जब एंटर किया बैक्टीरिया बॉडी के अंदर या वायरस बॉडी के अंदर या कोई पैथोजन बॉडी के अंदर एंटर किया, एंटर करते ही आप बीमार नहीं हो जाते हो, वो बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करता है, एक सर्टेन वैल्यू तक पहुंचता है, और जब तक उस सर्टेन वैल्यू तक पहुंचता है, ठीक है, आपकी बॉडी में वो डिस्ट्रक्शन कॉज कर चुका होता है, उसके बाद आपकी बॉडी में सिम्टम्स दिखते हैं एक लिमिट के बाद, ठीक है। तो सिम्टम्स आने के बाद जो टेस्ट कराते हो आप, वो कन्वेंशनल मेथड में है जनरली हमारे, और ये टेस्ट सिर्फ तभी डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप सिम्टम्स आने से पहले ब्लड टेस्ट कराओगे तो वो शायद डिटेक्ट ना भी हो, ठीक है, डिटेक्ट नहीं होता है मोस्ट कॉमनली। क्यों? क्योंकि अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया, अमाउंट ऑफ पैथोजन बॉडी के अंदर आपके इतना कम है कि ये डिटेक्ट कर ही नहीं पाते हैं उसको, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है। तो कैसे मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में बायोटेक्नोलॉजी की कुछ प्रोसेसेस आपको हेल्प कर रही हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पहली प्रोसेस है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन विच इज पीसीआर। पीसीआर की फुल फॉर्म क्या है? पीसीआर की फुल फॉर्म है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और ये बात मुझे बताने की शायद जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी आपको कि पीसीआर की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, क्योंकि हमने पहले पढ़ा हुआ है। अब पीसीआर करता क्या है उसको समझो। पीसीआर हमने जब पढ़ा था तो ऐसे किसी भी रीजन से नहीं पढ़ा था कि ये बीमारियों को डिटेक्ट करने में हेल्प करेगा। हमने तो पीसीआर को पढ़ा था कि भाई एम्पलीफाई करता है डीएनए को। मतलब आप मेरे को एक डीएनए मॉलिक्यूल दो और बोलो कि इसकी कॉपी बना के दिखाओ लैब के अंदर, तो मैं कौन सी आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी का यूज करूंगा? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का, जिसमें 3 स्टेप होते थे आपके, डीनेचुरेशन, एनिलिंग और एक्सटेंशन।
उसके बाद ये डीएनए से मेरे को कितने डीएनए मिल जाएंगे? 2। उसके बाद फिर इस साइकिल को चलते रहने दूंगा, 2 से 4 मिलेंगे, 4 से 8 मिलेंगे, 8 से 16, 16 से 32। तो ऐसे अगर मैं इस साइकिल को साइक्लिक प्रोसेस में चलाता हूं तो मैंने डीएनए को क्या कर दिया? एम्पलीफाई कर दिया। अब आप समझने की कोशिश करो कि कैसे ये एम्पलीफिकेशन ऑफ डीएनए पॉलीमरेज चेन रिएक्शन अर्ली डिटेक्शन को पॉसिबल कर पाती है। अब सोचो, मेरी बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया या वायरस, लेट्स से एक सेल के अंदर वायरस का डीएनए एंटर किया है। बॉडी के अंदर ये डीएनए का अमाउंट या वायरस का अमाउंट उतना ज्यादा नहीं है कि ये कन्वेंशनल मेथड उसको डिटेक्ट कर सके। तो आप क्या करो, आप इस सेल में से डीएनए निकालो जिसमें दोनों टाइप के डीएनए होंगे आपके, वायरस का डीएनए भी होगा और मेरा ह्यूमन जीनोम भी होगा, मतलब मेरा डीएनए भी होगा या किसी पेशेंट का डीएनए भी होगा। अगर आप इस पे पीसीआर कर देते हो तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कराने के बाद अलोंग विद द डीएनए ऑफ होस्ट, जो पैथोजन का डीएनए है वो भी क्या करेगा? रेप्लिकेट करेगा और उसका अमाउंट क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो बॉडी के अंदर अमाउंट कम है, लेकिन आपने पीस जैसी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर कराया तो आपको जो वायरस का अमाउंट है या पैथोजन का अमाउंट है उसके डीएनए का अमाउंट भी आपको ज्यादा दिखने लगेगा। ठीक है, कैसे दिखने लगा ज्यादा? क्योंकि आपने पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कराई तो होस्ट के डीएनए के साथ साथ आपकी बॉडी के अंदर जो वायरस का डीएनए है वो भी मल्टीप्लाई किया, तो दोनों का अमाउंट बहुत ज्यादा हो गया और अब आप उस ज्यादा अमाउंट को इजीली डिटेक्ट कर सकते हो। तो पीसीआर टेस्ट आपका डिटेक्शन में हेल्प करती है। कैसे? अर्ली डिटेक्शन में कैसे हेल्प कर रही है? एम्पलीफाई कर देती है न्यूक्लिक एसिड को। ये किसके? पैथोजन के न्यूक्लिक एसिड को या वायरस के न्यूक्लिक एसिड को क्या कर देती है? ये आपके एम्पलीफाई कर देती है। तो आपकी बॉडी में कोई फॉरेन डीएनए या पैथोजन का डीएनए बहुत कम अमाउंट में है, उसको भी पीसीआर डिटेक्ट करने में हेल्प कर देगी। ठीक है, तो मतलब अभी सिम्टम आपकी बॉडी में शो नहीं हुए, क्यों? क्योंकि अभी इतना ज्यादा नहीं है आपकी बॉडी में वायरस। लेकिन अगर पीसीआर कर दी जाए आपके सेल की तो वो वायरस का अमाउंट एकदम से ज्यादा दिखने लगेगा मुझे लैब के अंदर और मैं उसको टेस्ट कर सकता हूँ। तो वो टेस्ट में मेरे को पता चल जाएगा। तो प्रॉब्लम यही थी कि कम अमाउंट ऑफ वायरल पार्टिकल्स को डिटेक्ट नहीं कर पाते थे ये मेथड्स। आपने पहले पीसीआर करा दो, पीसीआर कराने के बाद ज्यादा अमाउंट हो जाएगा, फिर करो ये टेस्ट। बॉडी में सिम्टम नहीं है लेकिन टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है, तो इसका मतलब वायरस है बॉडी के अंदर, वायरस है बॉडी के अंदर, उसका ट्रीटमेंट अभी हो जाए तो ठीक हो सकती है बीमारी। तो अब देखते हैं पीसीआर के बारे में। अर्ली डिटेक्शन इज पॉसिबल बाय एम्प्लीफिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का एम्प्लीफिकेशन कर देता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और अर्ली डिटेक्शन में हेल्प करता है। पीसीआर कैन बी डिटेक्ट पीसीआर कैन डिटेक्ट वेरी लो अमाउंट ऑफ डीएनए। बहुत ही कम अमाउंट ऑफ डीएनए क्या कर सकता है ये आपका डिटेक्ट कर सकता है। अब पीसीआर कहाँ हेल्प की जाती है? ठीक है, आजकल पीसीआर कहाँ यूज हो रही है? एचआईवी, ठीक है, एड्स के डिटेक्शन के अंदर यूज हो रही है पीसीआर कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करा दो पहले। एचआईवी का जो है क्या हो जाएगा? एचआईवी वायरस का जो आपका आरएनए जीनोम है वो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, जेनेटिक मटेरियल मल्टीप्लाई हो जाएगा। बेशक ये अभी बॉडी में सिम्टम नहीं भी है या थोड़े बहुत सिम्टम आ भी रहे हैं, तो वो एम्पलीफाई करके इजीली डिटेक्ट करके बता देगा जो भी टेस्ट आप करोगे पीसीआर के बाद। उसके अलावा कैंसर से होने वाली म्यूटेशन में आपको हेल्प करता है, क्या करने में? डिटेक्ट करने में। अब कैंसर से होने वाली म्यूटेशन में कैसे हेल्प करता है जरा समझने की कोशिश करो। लेट से एक जीन है जिसमें मुझे लग रहा है कि म्यूटेशन हो चुकी है और ये म्यूटेशन की वजह से कैंसर हो सकता है। ठीक है, और मुझे टेस्ट करना है कि ये जीन में म्यूटेशन हुई है या नहीं हुई है। तो क्या है, ये जीन का जो सीक्वेंस है बॉडी के अंदर ATCGGA ये सीक्वेंस है जीन का। ठीक है, तो ये जीन का सीक्वेंस है ATCGAAA। ठीक है, ये सीक्वेंस है। अब मुझे पता करना है कि क्या इस डीएनए पे क्या हुई है, म्यूटेशन हुई है कि नहीं हुई है। तो मैं क्या करूंगा, मेरे को जिस भी जीन के लिए चेक करना है मैं उस जीन के लिए पहले प्रोब बना लूंगा। ठीक है, और प्रोब मैंने आपको बताया था 6 चैप्टर में भी, यहाँ दोबारा सुनो। प्रोब का मतलब होता है आपका सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और आरएनए मॉलिक्यूल। अब मेरे को डीएनए से बाइंड कराना है तो मैं यहाँ पे क्या लूंगा? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल लूंगा। और ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री होगा। किसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा? इस जीन के जो कि आपको डिटेक्ट करना है। तो कॉम्प्लीमेंट्री मैं प्रोब भी बना देता हूँ यहाँ पे। इसके कॉम्प्लीमेंट्री मतलब ए है तो यहाँ पे क्या होगा? टी। टी की जगह ए होगा, सी की जगह जी होगा, जी की जगह सी होगा, सी, टी, 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 टी। ये मैंने लैब में बना लिया, बना के रख लिए। ठीक है, अब क्या करो,
पीसीआर आपने करा लिया, आपके पास ऐसे बहुत सारे फ्रेगमेंट्स है, आपने प्रोब्स भी बहुत सारे बना लिए ऐसे। अब क्या करो, इस प्रोब के ऊपर एक रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल अटैच कर दो। रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल क्यों? क्योंकि प्रोब देख नहीं सकते हो आप, डीएनए मॉलिक्यूल ट्रांसपेरेंट है, आप नहीं देख पाओगे। तो देखने के लिए आप क्या करोगे, अगर यहाँ पे रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल चिपका देते हो, इस प्रोब को रेडियो एक्टिव कर देते हो, तो बाद में जब यूवी रेडिएशन डालोगे तो आपको दिख जाएगा ये प्रोब, तो देखने में हेल्प करेगा। अब फिलहाल के लिए समझने की कोशिश करो कि अब आप क्या करो, इस प्रोब को ट्रीट करो, मतलब इस प्रोब को यहाँ पे हाइब्रिडाइज कराने की कोशिश करो। अगर ये प्रोब इससे अटैच हो गया, मतलब हाइब्रिडाइजेशन हो गई, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन हो गई, तो क्या होगा, इसका मतलब जो सीक्वेंस है आपका वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, कोई भी म्यूटेशन नहीं हुई है। लेकिन अगर हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुई तो इसका मतलब क्या हुआ है, म्यूटेशन हुई है। लेट्स से मैं म्यूटेशन कर देता हूं, यहाँ पे जी की जगह पे गलती से यहाँ पे म्यूटेशन हो गई है, तो जी की जगह पे क्या आ गया, यहाँ पे ए आ गया एक एक्स्ट्रा, ठीक है। तो क्या होगा, अब अगर आप यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कराने की कोशिश करोगे तो चेक करो हाइब्रिडाइजेशन होगी कि नहीं होगी। ए के साथ टी कर सकता है, कर सकता है, टी के साथ ए, लेकिन सी के साथ जी भी कर सकता है, जी के साथ सी भी कर सकता है, लेकिन यहाँ पे ए आ गया है, ए के साथ सी नहीं कर सकता है बाइंड। तो अब ये प्रोब इसके साथ बाइंड नहीं करेगा, और प्रोब बाइंड नहीं करेगा, जब आप वॉश करोगे इसको तो प्रोब बह जाएगा। जब आप रेडियो एक्टिविटी मतलब यूवी रेडिएशन डालोगे तो कोई भी आपको शाइन नहीं दिखेगी, कलर नहीं दिखेगा, तो इसका मतलब म्यूटेशन हो चुकी है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि बेसिक क्या है टेस्ट करने का, म्यूटेशंस को कैसे टेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो आप क्या करो, जिस भी जीन के लिए म्यूटेशन चेक करनी है, लेट्स से मेरे को किसी जीन के लिए, एडीए जीन के लिए म्यूटेशन चेक करनी है, तो मैं एडीए जीन का कॉम्प्लीमेंट्री प्रोब बना के रख लूंगा। जिस भी इंडिविजुअल की बॉडी में चेक करनी है, उसका सेल निकालो लिम्फोसाइट का, उसके डीएनए को पीसीआर से ट्रीट करो, उसके डीएनए को इलेक्ट्रोफोरेसिस पे रन करो, और फिर क्या करो, इस प्रोब से ट्रीट कर दो उसको। प्रोब से जैसे ट्रीट किया, अगर हाइब्रिडाइजेशन हो गई, अगर हाइब्रिडाइजेशन हुई, तो इसका मतलब म्यूटेशन नहीं हुई है, जो सीक्वेंस आप सोच रहे थे वही सीक्वेंस है, उसी का कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है। अगर हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुई है तो इसका मतलब क्या है, म्यूटेशन हो चुकी है। तो ऐसे टेस्ट कर सकते हो आप क्या, म्यूटेशंस को जीन के ऊपर। तो जीन के ऊपर म्यूटेशन ऐसे टेस्ट की जा सकती है। समझ में आई बात? प्रोब बना के रखो, प्रोब हाइब्रिडाइज कर गया तो आपको ऑब्वियसली क्या दिखेगा, जब आप ऑटो रेडियोग्राफी करोगे तो आपको कलर दिखेगा, चमकता हुआ दिखेगा, तो इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन हुई है। चमकता हुआ नहीं दिखेगा तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुई है, ठीक है। तो बेसिकली आपको पीसीआर में इतना याद रखना बहुत जरूरी है कि अर्ली डिटेक्शन कैसे करता है। तो पीसीआर डिटेक्शन में हेल्प करता है, एक्चुअल में डिटेक्ट नहीं करता है। पीसीआर सिर्फ क्या करेगा, आपको लो अमाउंट ऑफ वायरल पार्टिकल या लो अमाउंट ऑफ पैथोजन को क्या कर देगा, बढ़ा के दिखा देगा आपको, ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ा कर देगा, और आपके लिए उसको फिर टेस्ट करना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। फिर आगे के टेस्ट आप ऐसे कर सकते हो, अगर आपको म्यूटेशन करनी है, मतलब म्यूटेशन टेस्ट करनी है, और अगर आपको एचआईवी का टेस्ट करना है तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, एक टेस्ट यूज होता है यहाँ पे जिसका नाम है एलिजा। एलिजा की फुल फॉर्म क्या है बेटा, एलिजा की फुल फॉर्म है एंजाइम एंजाइम लिंक्ड लिंक्ड इम्यूनो इम्यूनो सॉर्बेंट ऐसे, ठीक है। ये हमने पहले भी किया था जब हमने एड्स पढ़ा था। तो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। अब प्रिंसिपल पूछ लिया जाता है एलिजा का, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है कि एलिजा किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो इसका प्रिंसिपल है बेटा एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। समझने की कोशिश करो ये क्या बला है। एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन का मतलब क्या है, समझो। क्या हुआ कि एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन का मतलब क्या है कि बॉडी में जो एंटीजन है, एंटीजन कौन लाता है, आपको अच्छे से पता है, एंटीजन कौन लाता है, पैथोजन। जो भी पैथोजन है उसकी सरफेस का जो प्रोटीन है जो मेरी बॉडी में क्या कर दे, इम्यून रिस्पॉन्स या एंटीबॉडी जनरेट कर सके, या जो फॉरेन पार्टिकल है इस पैथोजन का, उसको मैं कहता हूं क्या, एंटीजन। अब आप क्या करोगे, इस एंटीजन को डिटेक्ट करने की कोशिश करते हो एंटीबॉडी लेके। क्या करने की कोशिश कर रहे हो, एंटीबॉडी लेके एंटीजन को डिटेक्ट कर रहे हो। लेट से मेरे को टेस्ट करना है, लेट से मुझे टेस्ट करना है कि ये वाला एंटीजन बॉडी में प्रेजेंट है या नहीं है, मतलब ये वाले पैथोजन बॉडी में प्रेजेंट है या नहीं है। तो इसकी सरफेस पे इसके एंटीजन से चिपकने वाली एंटीबॉडी को मैं क्या कर दूंगा, रेडियो एक्टिव, और फिर इसको लेके ढूंढूंगा कि प्रेजेंट है कि नहीं। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे ही बाइंडिंग हो जाएगी, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव था, तो मैं क्या करूंगा, इस पे ऑटो रेडियोग्राफी करूंगा तो ये चमकने लगेगा। ठीक है, तो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन का मतलब क्या है कि आप एंटीबॉडी लेकर ढूंढ रहे हो कि क्या आपके ब्लड के अंदर एंटीजन प्रेजेंट है या नहीं है। अगर एंटीजन डिटेक्ट हुआ, इसका मतलब पैथोजन भी है, क्योंकि एंटीजन आएगा कहां से, पैथोजन से आएगा। ठीक है,
दोबारा समझो जरा इस बात को, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये रहा ब्लड, ठीक है, ब्लड के अंदर ये रहे पैथोजन, ये रहे पैथोजन। अब मुझे टेस्ट करना है, ये एचआईवी है, मुझे टेस्ट करना है कि एचआईवी प्रेजेंट है या नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, एचआईवी की एंटीबॉडी लेकर चेक करूंगा कि हाइब्रिडाइजेशन हो रही है कि नहीं हो रही है। ये वाले पे हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी, ठीक है, तो इसका मतलब ये एचआईवी नहीं है। एचआईवी का टेस्ट नेगेटिव, एलिजा नेगेटिव, कोई टेंशन नहीं है। ये भी एचआईवी है कि नहीं है, एंटीबॉडी ली, टेस्ट करने की कोशिश करी, हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुई क्योंकि फिट नहीं हो रहा है बिल्कुल भी, तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी, कोई आपको रेडियो एक्टिविटी नहीं दिखेगी, ऑटो रेडियोग्राफी करोगे बिल्कुल ठीक जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुई मतलब एलिजा नेगेटिव। देन आपने क्या किया, आपने अब टेस्ट किया, बिल्कुल फिट हो गया, मतलब एंटीबॉडी एंटीजन के साथ इंटरेक्ट कर गई है, हाइब्रिडाइजेशन हो चुकी है, रेडियो एक्टिविटी दिखेगी, टेस्ट पॉजिटिव है, मतलब एंटीजन प्रेजेंट है, मतलब आपका वायरस भी प्रेजेंट है बॉडी के अंदर या पैथोजन भी प्रेजेंट है बॉडी के अंदर, ठीक है। तो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, बस इतना याद रखो, आपको पूरी कहानी एक्सप्लेन करने को नहीं आएगी, सिर्फ आपको समझाने के लिए था ये कि एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन क्या होता है। तो एंटीबॉडी लेके ढूंढते हो भाई कौन सा एंटीजन बॉडी में प्रेजेंट है, जो भी बीमारी आपको टेकनी है उसकी एंटीबॉडी आप रेडियो एक्टिव कर दो, हाइब्रिडाइज कराने की कोशिश करो, अगर हाइब्रिडाइज हो गई मतलब एंटीजन प्रेजेंट है, अगर नहीं हुई मतलब एंटीजन एब्सेंट है, इस बेसिस पे टेस्ट पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। बस इतनी बातें आपको मेडिकल आपको मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के अंदर याद रखनी है, ठीक है, कि मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में अर्ली डिटेक्शन क्यों जो है जरूरी है, उसके बाद पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कैसे हेल्प करता है अर्ली डिटेक्शन में, और एलिजा का प्रिंसिपल क्या है, एलिजा कहाँ किसके टेस्ट के लिए यूज होता है, एलिजा की फुल फॉर्म, एंड व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ एलिजा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, एलिजा से क्वेश्चन आता है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जितना लिख दिया उतना याद कर लो। समझने वाली बातें जो थी वो आपको ज्यादातर समझानी नहीं है एग्जाम के अंदर, ठीक है। एनसीईआरटी जरूर एक बार रीड करना एप्लीकेशन ऑफ मेडिसिन की, और आपको जब एग्रीकल्चर पढ़ाया था तब भी बोला था एग्रीकल्चर की भी रीड कर लेना। तो एप्लीकेशन ऑफ मेडिसिन तक ये जो है टॉपिक पूरा कवर कर लो अपना, ठीक है। आज की क्लास में हमने पूरा एप्लीकेशन ऑफ मेडिसिन पढ़ा। सबसे पहले ह्यूमुलिन कैसे बना, एली लिली कंपनी, इंसुलिन के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा था किसके बारे में, उसके बाद हमने पढ़ा जीन थेरेपी के बारे में, जिसमें एडीए डेफिशिएंसी एससीआईडी स्किड के बारे में हमने पढ़ा। यहाँ पे हमने पढ़ा किसके बारे में, पीसीआर और एलिजा के बारे में, कि कैसे टेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो ये सारी मेडिसिन की एप्लीकेशन थी। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स और उनके यूजेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। पेटेंट और बायोपायरेसी छोटे से टॉपिक बचे हुए हैं हमारे, चैप्टर नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाने वाला है। यहां तक एनसीईआरटी को रीड करके बिल्कुल खत्म कर लो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।